स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लीगल एप्टीट्यूड की 20 टॉप क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? ठीक है, जब आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1951 को और ऑप्शन डी है 28 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। और इसी दिन जो है यानी कि 28 जनवरी को ही प्रथम बेंच की बैठक भी हुई थी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 143 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 144 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 124(4) के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 124 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 124(4) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की बात कही गई है, जबकि यहाँ पे अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को क्या बनाया गया है? परामर्शदात्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारत के ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी वी रामास्वामी, ऑप्शन सी यशवंत वीरू जिन्हें हम चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला ऐसे उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और ये काम उन्होंने कब किया था? ये देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने क्या किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। जो मैंने बोला डेट, उस डेट को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये डेट पूछ लिया जाए कि कब इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया या कब से कब तक इन्होंने सेवा दी थी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये भारत देश के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबे अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए एम हिदायतुल्ला जिनको हमने अभी जाना कि ये ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, वी रामास्वामी, ऑप्शन सी है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ ऐसे हैं जो क्या है? सबसे लंबे अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहे। इनका जो कार्यकाल रहा 7 वर्ष 4 महीना 20 दिन का रहा। इन्होंने सबसे लंबे टाइम तक कार्य किया। कितने टाइम तक? 7 वर्ष 4 माह 20 दिनों तक इन्होंने कार्य किया। और अगर बात की जाए यहाँ पे भुवनेश्वर सिन्हा की, तो भुवनेश्वर सिन्हा दूसरे स्थान पे आते हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक कार्य किया। भुवनेश्वर सिन्हा ये सबसे लंबे समय तक कार्य किए, लेकिन इनका जो कार्यकाल है चंद्रचूड़ से क्या है? कम है। और इन्होंने कितने समय तक कार्य किया? 4 वर्ष 4 माह तक इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कार्य किया। अब देखिए, इन्होंने 7 वर्ष 4 महीना 20 दिन तक कार्य किया चंद्रचूड़ जी ने। इन्होंने 4 महीना
4 साल 4 महीने तक कार्य किया, तो 3 वर्षों का डिफरेंस है। लेकिन इन लोगों का जो कार्यकाल रहा है, पहले पोजीशन पे चंद्रचूड़ और सेकंड पोजीशन पे सिन्हा जी हैं। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। जब भी आप लॉ से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के चांसेस 110% है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे कम समय तक कार्य करने वाले न्यायमूर्ति का नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है राजेंद्र बाबू, ऑप्शन बी कमल नारायण सिंह, ऑप्शन सी यशवंत विष्णु और ऑप्शन डी है वी रामा स्वामी। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। के.एन. सिंह या फिर कमल नारायण सिंह भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया था? कार्य किया था। इन्होंने मात्र 18 दिन तक सेवा दी थी, मात्र 18 दिन तक, बहुत कम समय तक इन्होंने सेवा दी थी। इसके बाद जो है दूसरा नाम जो आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे राजेंद्र बाबू के नाम से जाने जाते हैं। ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने मात्र 29 दिन तक कार्य किया था। तो पहले पोजीशन पे सबसे कम सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम कमल नारायण और दूसरा जो पोजीशन आ जाता है वो राजेंद्र बाबू का आता है। यशवंत विष्णु को आप जानते हैं कि इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे लंबे समय तक जो है कार्य दिया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वी रामास्वामी, तो उच्चतम न्यायालय का ये प्रथम न्यायाधीश थे जिसको इनके पद से हटाने के लिए 1991 में लोकसभा में प्रस्ताव ले आया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कभी पूछा जा सकता है कि 1991 में किस मुख्य न्यायाधीश के प्रति लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कौन है? वी रामास्वामी। ठीक है, इन्हीं के प्रति लोकसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था 1991 में। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। छठा प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए राजेंद्र बाबू, ऑप्शन बी कमल नारायण सिंह, ऑप्शन सी के.जी. बालकृष्णन और ऑप्शन डी है वी रामास्वामी। तो इनके खिलाफ लोकसभा में 1991 में क्या किया गया था? प्रस्ताव लाया गया था। राजेंद्र बाबू को हमने जान लिया कि सबसे कम अवधि तक उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इन्होंने कार्य किया है, मात्र 29 दिन तक इन्होंने अपनी सेवा दी थी। इसके बाद कमल नारायण सिंह की अगर बात की जाए तो कमल नारायण सिंह ऐसे, के.एन. सिंह ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था? सबसे कम समय तक क्या किया था, यानी कि मात्र 18 दिनों तक हमारे उच्चतम न्यायालय को सेवा दी है। यहाँ पे के.जी. बालकृष्णन जो है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। के.जी. बालकृष्णन ऐसे हैं जो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये सभी पॉइंट्स आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, चाहे मैं वो बता रही हूँ या फिर जो क्वेश्चन करा रही हूँ। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, भारत में लोकहितवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए है P.N. भगवती, ऑप्शन बी कमल नारायण सिंह और ऑप्शन सी है के.जी. बालकृष्णन और डी है बी रामास्वामी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, P.N. भगवती भारत में लोकहितवाद के प्रणेता कहे जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप कई बार गलत जो है आंसर करके आ जाएंगे। देखिए उच्चतम न्यायालय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात की जा रही है। तो ऑप्शन को भी ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है 28 जनवरी 1950 को, तो 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, स्थापना किया गया था। बी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1937 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। इस प्रश्न का सही जवाब है संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों के न्यायाधीश की वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत
जो न्यायाधीश होते हैं उनके भत्ते और उनके वेतन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन बी है 125 अनुच्छेद 125 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 126 के तहत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 के तहत क्या किया गया है, सभी न्यायालयों के या फिर उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते संबंधित जो भी मामले हैं या फिर जो भी प्रावधान है वो किसमें है, अनुच्छेद 125 में है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे, किस मामले में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से अधिकार दिए गए हैं, यानी कि जो अधिकार उच्चतम न्यायालय को मिला है वही अधिकार उच्च न्यायालय को भी दिया गया है। ऑप्शन ए है आरक्षण के मामले में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में, ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों से संबंधित मामलों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकारों के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दोनों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वप्रथम किस न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ऑप्शन ए है केवल उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय में, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों में। यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला है या उसके मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी आवेदन कर सकता है, किसी भी न्यायालय में आवेदन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता दी गई है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप उसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, अपीली अधिकारिता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 124 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 133 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126 के तहत, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय को अपीली अधिकारिता का जो अधिकार है ये दिया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए अवशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए 124 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 133, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 136 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 136 में यह प्रावधान किया गया है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय को अवशिष्ट शक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए। प्रश्न संख्या 14 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 137, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136 और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को किसी भी केस को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि किसी भी केस को फिर से रीओपन करने का, फिर से शुरू करने का अधिकार जो है वो उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को मामले को अंतरित करने की या अपने पास रखने की शक्ति दी गई है, यानी कि किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय अपने स्वेच्छा से अपने पास रोक सकता है। ये अधिकार उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 124,
ऑप्शन बी है अनुच्छेद 137 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 139 क, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 139 क के अकॉर्डिंग उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, किसी भी मामले को अंतरित कर सकता है या उसकी अपील को अपने पास रख सकता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि उच्चतम न्यायालय को जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है या प्रदान किया गया है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 13(2) के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 137 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 139, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 13(2) के तहत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण करता है। यानी कि जब भी मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी कार्य, कोई भी दिक्कत होती है या मौलिक अधिकारों का हरासमेंट किया जाता है तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 13(2) के तहत। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। किस मामले में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जैसे कि आपको बताया गया है कि अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती बनाया गया है। यानी कि उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर उन्हें परामर्श प्रदान करेगा, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श को माने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि किस मामले में राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा गया था। यानी कि ये रूल लागू होने के बाद सबसे पहले कब राष्ट्रपति ने इनसे जो है मदद या फिर परामर्श मांगी थी? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन बी अयोध्या राम मंदिर मामले में, ऑप्शन सी दिल्ली विधि अधिनियम के मामले में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में सबसे पहले राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगा था। तो यदि पहली बार जो परामर्श राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय से मांगा गया था वो कब मांगा गया था, ये आपसे पूछता है, तो आपका आंसर होगा दिल्ली विधि अधिनियम 1951 के मामले में सबसे पहले राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श मांगा था। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से इनकार कर दिया था? प्रश्न को समझेंगे कि ऐसी घटना कब हुई थी जब राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए संविधान में दिए गए अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांगा, लेकिन उन्होंने परामर्श देने से इनकार कर दिया। यह मामला कब हुआ था या किस मामले से संबंधित है ये? ऑप्शन ए केशवानंद भारती मामले से, ऑप्शन बी अयोध्या राम मंदिर मामले से, ऑप्शन सी दिल्ली विधि अधिनियम मामले में, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी अयोध्या राम मंदिर मामले में 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर उन्हें परामर्श देने से इनकार कर दिया था। यह घटना कब की है? 1993 में राम मंदिर मामले से संबंधित मामले में जब राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श मांगा था तो उन्होंने परामर्श देने से इनकार कर दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अयोध्या राम मंदिर मामला। चलिए 19वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका हम रीजनिंग चेक करेंगे भाई, आईक्यू देखेंगे कि कितना आप लोग क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है।
ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का जिन लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह संख्या निश्चित किसके लिए है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? निश्चित की गई है। एक समय के लिए उनका क्या होता है, जो भी संख्या है निश्चित है, और जैसे ही उनका कार्य या क्षेत्र बड़ा होता है, बढ़ता है, तो उसके अनुसार उनकी संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह प्रावधान उच्च न्यायालय में नहीं रखा गया है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखेंगे इस सेशन का, क्या है 20वां प्रश्न, राष्ट्रपति किसके परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय राज्यों में होते हैं, और यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन किसके परामर्श से करता है? ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से करता है। ऑप्शन सी, संबंधित उच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से करता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर, यानी उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है और फिर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले टर्म पे मैंने पढ़ाया भी है। ये कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे, ये प्रश्न आपके लिए है। आप बताएंगे कि किसके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, ये प्रश्न आप बताएंगे। चलिए, यदि आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।